हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट हमने देखा था कि किस तरह से कंपनी जो है वो शेयर्स जो है वो प्रीमियम से इशू कर सकती है, और अगर प्रीमियम के इशू करने के बाद हम किस तरह से, अगर एप्लीकेशन के टाइम पे ही अगर हमें प्रीमियम मिल जाता तो उसे हम सेपरेट शेयर प्रीमियम अकाउंट हम बनाते हैं, और उसी के साथ उस प्रीमियम की भले ही अगर वो हमें अलॉटमेंट के टाइम पे मिलता हो या एप्लीकेशन के टाइम पे मिलता हो या कॉल्स के टाइम पे, जब भी हमें शेयर के टाइम पे प्रीमियम मिलता था तो उसकी हम सेपरेट एंट्रीज करते थे। दैट इज़ अ शेयर इशूड एट प्रीमियम। कि फॉर एग्जांपल कि अगर शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे हमें प्रीमियम मिल जाता तब हम एंट्री क्या करते थे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना हमारे पास अमाउंट आया है वो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब कि हमारी कैपिटल जो है उसे हम सेपरेट करते थे, और एज वेल एज हमारे जो प्रीमियम के अमाउंट है उसे भी हम क्या करते थे, सेपरेट करते थे, कि ताकि हमें पता चले कि हमारे पास कितना प्रीमियम आता है वो। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लास्ट जो है वो सारी एंट्रीज की थी। तो आज हम सबसे पहले जो हमने फ्रॉम द बिगनिंग जो हमने एंट्रीज देखी थी कि अगर शेयर्स जो है कंपनी इशू करती तो कौन सी एंट्रीज जो है वो की जाती है, उसको हम एक बार देख लेंगे। उसके बाद जो है वो हम शेयर फॉरफीचर, दैट मीन्स कि शेयर जब्ती किसे कहते हैं और किस तरह से कंपनी जो है वो शेयर जब्ती करती है, उसके बारे में देखेंगे और उसका सम भी करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कंपनी जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पे किस तरह से एंट्रीज की जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब कि हमारे पास जो अमाउंट आती है वो, और इफ़ अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट आ जाती है जो नॉर्मल एप्लीकेशन से ज़्यादा, जैसा कि हमने लास्ट देखा ही है, एट द टाइम क्या करते हैं कि वो बाकी के अमाउंट जो है, बाकी के एप्लीकेशन हम रिजेक्ट करते हैं, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें हम रिफंड करते हैं। तब एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये हुई हमारी शेयर एप्लीकेशंस की एंट्री। अब हम अलॉटमेंट किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के जो शेयर्स हम दे रहे हैं उसी के। अब अलॉटमेंट की एंट्री के बाद अलॉटमेंट की मनी अगर हम मंगवा रहे हैं तब एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और वो अलॉटमेंट की मनी अगर हमारे पास आ जाती है तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से एंट्री की। उसके बाद अब हम फर्स्ट कॉल जो है वो मंगवाते, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट कॉल की जो हम मंगवाते हैं तब एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। वो फर्स्ट कॉल की अमाउंट अगर हमें मिल जाती है तो एट दैट टाइम एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। अब यही एंट्रीज अगर हम सेकेंड कॉल मंगवा रहे हैं, फाइनल कॉल मंगवा रहे हैं, थर्ड कॉल मंगवा रहे हैं, तब जो हमने फर्स्ट कॉल की एंट्रीज की वही एंट्रीज जो है वो बाकी सारी एंट्रीज में की जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम हमारी जो शेयर एप्लीकेशंस की एंट्री थी वो करते थे। ये हमने खाली जस्ट आपके रिवीजन के लिए किया ताकि आपको इजीली पता चल सके कि हमने किस तरह से एंट्रीज जो है वो सारी की थी उसके बारे में। अब हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयर फॉरफीचर, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे हम। सो शेयर फॉरफीचर मीन्स कि फॉर एनी रीज़न इफ़ शेयर होल्डर्स fails to pay the amount due to allotment or any call within the informed specified period by a company, then the company can forfeit his share by compelling due formalities। कि अगर ऐसा हो कि कोई एक शेयर होल्डर ऐसा है कि जिसने जो कंपनी की डेप्ट्स हैं, मतलब सॉरी जो कंपनी के जो शेयर्स हैं उसके ऊपर जो कॉल्स मंगवा जाते हैं, भले ही वो अलॉटमेंट के टाइम की हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, या जो भी अमाउंट, अगर वो शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है और इन्फॉर्म भी नहीं किया है कि कौन से रीज़न से वो पेमेंट नहीं कर रहा है, कि फर्स्ट नोटिस सेकंड नोटिस देने के बाद भी वो पे नहीं कर रहा है, एट दैट टाइम कंपनी के पास एक राइट होता है कि वो जो है वो शेयर को ले लेती है अपने पास, मतलब कि फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है वो। इन नॉर्मल सिचुएशन डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर एम्पावर्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू फॉरफिट द शेयर, follow the rules laid down in article of association for the proceed for the forfeiture of the shares. If no rules are given in the article of these provisions of table F of schedule I of a company act 2013 shall apply. So process of forfeiture or cancellation of shares by directing is called a forfeiture of shares.
अब यहाँ पे इस तरह की अथॉरिटी किसके पास होती है कि शेयर फॉरफिट करने की, जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास। अब वो जो है हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितनी भी रूल्स दिए गए कि जितने भी प्रोविजंस दिए गए उसको फॉलो करने के बाद ही वो इस तरह के शेयर्स जब्त कर सकते हैं। बट अगर वो प्रोविजंस जो है वो नहीं दी गई हैं एट दैट टाइम, टेबल एफ जो है कि जब कंपनी टेबल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बदले टेबल एफ बनाते तो उसका जो शेड्यूल आई में जो प्रोविजंस दी गई हों वो सारी प्रोविजंस और वो सारी प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जो हम शेयर जब्त करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और अगर शेयर कैंसिल करते हो दैट इज़ कॉल्ड अ कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। After the forfeiture, the name of shareholders is removed from the register of member. It means now the person is not a shareholder of a company. मतलब कि ये सारी प्रोसीजर करने के बाद हम क्या करते हैं कि वो जो शेयर होल्डर है उसका नाम हम हमारे रजिस्टर में से निकाल देते, कैंसिल कर देते। मतलब कि वो अब हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी में शेयर होल्डर के रूप में नहीं रहेगा, क्योंकि उसने कंपनी के जो हम बोल सकते हैं कि शेयर्स की जो अमाउंट है वो उसने पेमेंट नहीं की है। उस पर्सन का जो नाम है वो हमारे रजिस्टर में से हम क्या करवा देते हैं, कैंसिल करवा देते हैं। For forfeited shares, the amount already paid by the shareholders to the company, forfeited by the company. It means this amount is not returned to the shareholders. कि अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन होता है ना कि अगर शेयर होल्डर का नाम हम रजिस्टर में से निकाल रहे हैं तो उसने जो अमाउंट पेमेंट किया है उसका क्या होगा। तो वो अमाउंट जो है वो कंपनी अपने पास रखेगी, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा मतलब कि रिमाइंडर देने के बाद भी उस पर्सन ने वो शेयर की जो ड्यूज अमाउंट है कि जो ड्यू अमाउंट है वो पेमेंट नहीं की है। इसलिए जो ड्यू अमाउंट जो पेमेंट की गई अमाउंट है वो सारी अमाउंट कौन रखेगा, शेयर होल्डर्स जो कंपनी है वो अपने पास रखेगी। नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज ड्यू टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड हिंस शेयर कैपिटल इज डेबिटेड। कि यहाँ पे शेयर फॉरफीचर के कारण क्या होता है कि हमारे शेयर्स जो है वो इतने कम हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास अमाउंट आती तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर इन अ कंपनी ऑल्सो गेट फॉरफिटेड विद द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड द सेम इज क्रेडिटेड टू द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। वो अमाउंट शेयर होल्डर्स के द्वारा कि जो शेयर होल्डर के हम शेयर जब्त करें उसने जो अमाउंट पेमेंट की है वो अमाउंट क्या करेंगे, वो फॉरफिट कर लेते हैं और उसे हम मतलब कि कंपनी जो है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में उसे क्रेडिट कर देती है, क्योंकि वो अमाउंट सारी कहाँ पे जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही जाती है। तो अब हम यहाँ पे देखा कि शेयर फॉरफीचर किसे कहते हैं, बट अब उसकी हम एंट्री किसे करेंगे वो देखते हैं। व्हेन द शेयर ऑफ इशूज एट द पार और एट प्रीमियम एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव। कि यहाँ पे अगर जो शेयर होल्डर्स की जो कंपनी जो है मतलब कि उन्होंने शेयर जो है वो प्रीमियम से या एक उसकी जो पार वैल्यू से अगर उन्होंने इशू किया तो फुल्ली अमाउंट जो है वो उन्हें मिल जाती है। दैट मीन्स कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट की जो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हम कितनी अमाउंट जो है वो हमने शेयर्स की जो इशू की है, तब एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब कि कितने नंबर्स हम यहाँ पे शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं टू फॉरफिचर्ड शेयर्स। कि यहाँ पे जो हमने शेयर फॉरफिचर किए हैं तो उसमें से कितनी अमाउंट हमें मिल चुकी है। अब टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर अलॉटमेंट की अमाउंट जो है वो हमें नहीं मिली है, एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो अगर हमें वो अमाउंट नहीं मिले। इन शॉर्ट कि यहाँ पे जो अमाउंट हमें नहीं मिल रही है वो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उस पर्टिकुलर अकाउंट में हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। फिर सेकेंड एंट्री क्या होगी कि व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड शेयर प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। कि यहाँ पे हमने ये जो शेयर प्रीमियम से हमने इशू किए थे और फिर भी वो शेयर के प्रीमियम की अमाउंट भी हमें नहीं मिली है। मतलब कि वो जो शेयर होल्डर उसने प्रीमियम की अमाउंट भी पेमेंट नहीं की है। एट दैट टाइम एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट टू शेयर कॉल्स और कॉल्स इन एरर्स अकाउंट क्रेडिट। मीन्स कि यहाँ पे जो हमें अमाउंट नहीं मिलने वाली है उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि इतनी अमाउंट जो है वो हमारी कम हो रही है। इस तरह से यहाँ पे हम सारी एंट्रीज जो हैं वो करेंगे। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सम करते हैं कि ताकि आपको पता चले कि आपको इजीली क्लियर हो सके कि इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या कहना चाहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। तो अब हम इसके बाद का ही बट उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे एक और टॉपिक जो है वो दिया हुआ है कि री इशू ऑफ शेयर फॉरफीचर। मतलब
कि अगर हम हमारे जो कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए हैं तो उसे ऑब्वियसली वो कंपनी जो है वो री इशू करेगी, क्योंकि उसके कारण अगर वो री इशू नहीं करते तो उतने शेयर्स का कंपनी को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी जो है उसकी कंपनी जो है वो सारी अथॉरिटी किसे देती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि वो शेयर जो है वो प्रीमियम से इशू करने वाली है, डिस्काउंट से इशू करने वाली है, उसकी फुल वैल्यूज से। ऑन द इशू ऑफ शेयर्स द कंपनी मस्ट get at least an amount equal to amount not received on capital account on forfeited account। अब यहाँ पे जो फॉरफिटर हमने शेयर्स किए हैं, जो जितने शेयर्स हमने जब्त किए हैं, कंपनी जो है वो क्या करती है कि जो कम शेयर्स इशू करती है वो इस तरह से इशू करती है कि जो अमाउंट है, जो इशूड की गई शेयर की अमाउंट है, कि जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं उसकी इक्वल ही, मतलब कि उसके जितने ही यहाँ पे अमाउंट जो है वो मिल सके। It means at the time of reissue of forfeiture share, company can give maximum discount to new shareholders up to the amount forfeit। कि यहाँ पे जो कंपनी ने अमाउंट शेयर फॉरफिट किए हैं उसके लिए वो मैक्सिमम डिस्काउंट देती है कि ताकि वो इजीली वो शेयर्स को फॉरफिट कर सके और जो अमाउंट है वो रिकवर कर सके। मैक्सिमम डिस्काउंट दैट विल बी गिवन टू रीइश्यू ऑन फॉरफिचर इज इक्वल टू द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन कैपिटल अकाउंट विच इज रिसीव्ड ऑन दिस शेयर्स। इन सच अ केस देयर इज नो नीड एनी सेक्शंस ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। की यहाँ पे अमाउंट जो है वो डिस्काउंट इस तरह से दिया जाता है कि जो अमाउंट शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स की जब्त की गई है, मतलब कि सपोज 10 रुपीज़ शेयर कैपिटल में से 3 रुपीज़ जो है वो पेमेंट नहीं किया गया है, तो वो बाकी के अमाउंट जो है वो यहाँ पे 3 रुपीज़ क्या हो गई कि इस तरह से हम करते कि जो अमाउंट हमने शेयर होल्डर की जब्त की है उतना ही यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर हैज़ पेड 7 रुपीज़ पर शेयर ऑन फेस वैल्यू एंड 10 रुपीज़ हैज़ एंड ही हैज़ नॉट पेड 3 रुपीज़ पर शेयर। तो अब यहाँ पे कोई शेयर होल्डर है जिसने 10 रुपीज़ के शेयर्स उसमें से 7 रुपीज़ पेमेंट कर दिया और 3 रुपीज़ पेमेंट नहीं किए हैं, तो अब अगर ये कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है तो उसके रिलेटेड वो मैक्सिमम कंपनी ने कितने उसके अमाउंट जो है वो जब्त कर लिए 7 रुपीज़। मतलब कि यहाँ पे कंपनी जो है वो न्यू शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम 7 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है 7 रुपीज़ तक का डिस्काउंट जो है वो दे सकती है, उससे कम भी देती है, पर अगर मैक्सिमम लिमिट डिस्काउंट की कितनी आ जाती है, 7 रुपीज़ आ जाती है। तो इस तरह से कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है कि जो हमने शेयर फॉरफिट किए हैं, कि जितनी अमाउंट के हमने शेयर फॉरफिट किए हैं उतनी अमाउंट जो है वो मिल ही जानी चाहिए। तो इस तरह से इसकी एंट्रीज जो है वो की जाती है। री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम न्यू शेयर होल्डर्स इज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। If the share are issued at discount, then the amount of discount is debited to share forfeit account, and hence due to reissue of shares, amount of face value of shares is credited to share capital account। यहाँ पे हम जब शेयर री इशू करते हैं तब अमाउंट जो हमें मिलती है, कि जो न्यू शेयर होल्डर्स से अमाउंट जो मिलती है वो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। अगर शेयर्स हमने डिस्काउंट में इशू किए, सपोज कि 10 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू, तो फिर हमने 8 रुपीज़ में इशू किए, तो बाकी के जो 2 रुपीज़ है वो डिस्काउंट है, तो उसे हम कहाँ पे लेके जाएंगे, फॉरफिचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, और बाकी की जो अमाउंट हमें मिल रही है टोटल अमाउंट जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए वो हम शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से हम सारी एंट्रीज जो है वो करते हैं। अब हम इसकी जनरल एंट्रीज जो है वो कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं कि अगर इफ़ द फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड एट पार, मतलब कि जो उसकी फेस वैल्यू पे ही अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं, एट दैट टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मतलब कि हमने 8 रुपीज़ के शेयर्स जो है वो जब्त किए हैं और 80 रुपीज़ में हम उसे री इशू करें, तो इस तरह की एंट्री होगी। फिर सेकेंड एंट्री की अगर 8 रुपीज़ के शेयर्स है उसे हम 10 रुपीज़ में इशू करें, मतलब कि प्रीमियम से इशू करें, तब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। और अगर यहाँ पे जो हमने री इशू किए हैं शेयर वो हम डिस्काउंट से करें, कि सपोज़ कि हमने शेयर जो है वो फॉरफिट किए हैं 7 रुपीज़ के और हम खाली इशू कर रहे हैं 5 रुपीज़ के, तो बाकी जो 2 रुपीज़ है वो हमारे लिए क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तब इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से इसकी जो है जनरल एंट्री हम ऐसे करते हैं कि जो अमाउंट डिस्काउंट की है उसे हम शेयर फॉरफिट अकाउंट में डेबिट कर देते हैं।
the reissue of forfeited shares, the credit balance left in share forfeit account for those share is transferred to the capital reserve account। अब यहाँ पे जो अमाउंट हमने शेयर फॉरफिट की थी, कि जैसा कि आपको पता ही है कि जब भी हम अमाउंट जो है वो लेते हैं, कि जब भी ये शेयर फॉरफिट अकाउंट हम क्रेडिट कब करते, कि जो अमाउंट शेयर होल्डर्स से हमने ले ली है, कि जिसने पेमेंट की थी वो ले लिए, तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। और अगर हम डिस्काउंट से इशू कर रहे हैं तो वो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो बाकी का इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, मतलब कि सपोज़ कि हमारे यहाँ पे हमने 2400 रुपीज़ के शेयर्स जो है वो हमने फॉरफिट करने, मतलब इतनी अमाउंट उसने पेमेंट की थी तो वो हमने फॉरफिट कर लिया। और अब जब हम शेयर डिस्काउंट से इशू कर रहे हैं तो 1600 रुपीज़ जो हमने डिस्काउंट दिया, अब हमारे शेयर फॉरफिट अकाउंट में क्रेडिट साइड 2400 थे और हमने डेबिट साइड लिखे हैं 1600, मतलब कि जो डिफरेंस 800 रुपीज़ हुआ वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। शेयर फॉरफिट इज़ नॉट डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंपनी इफ़ द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट और अकाउंट ऑफ फॉरफिट अकाउंट इज़ विद द कैपिटल प्रॉफिट। तो शेयर फॉरफिचर जो है वो रेगुलरली नहीं किया जाता है, कि इसलिए जब भी हम अमाउंट जो है वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे, कैपिटल प्रॉफिट में, और इस तरह से उसे हम कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र कर दें। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। हम इस तरह से इसकी एंट्री करते हैं कि जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैपिटल रिजर्व में उसे हम लेके जाते हैं, तो दैट इज़ वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बट जब भी हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो यहाँ पे जो भी हम री इशू करते हैं, तब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि जो फॉलोइंग पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, अनलेस द शेयर फॉरफिट आर री इशूड द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज एडेड टू पेड अप कैपिटल अंडर द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज नॉट टू अकाउंट शेयर कैपिटल। कि जब तक हम री इशू नहीं कर लेते तब तक जो शेयर कैपिटल की एंट्री जो है वो पेड अप कैपिटल के अंदर ही आएगी एज अ सब्सक्राइब कैपिटल। व्हेन अ पार्ट ऑफ फॉरफिट शेयर इज ओनली री इशूड द प्रोपोर्शनल अमाउंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल account. Credit balance of forfeited share will be continued on other shares which are not yet to be reissued। कि हमने जो अमाउंट हमने री इशू किए, कि सपोज़ कि जितने शेयर्स हमने जब्त किए उसमें से कुछ ही पार्ट में से हम शेयर री इशू कर रहे, तो जो अमाउंट है जो हम री इशू करें उसको हम कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे और उस बैलेंस को हम क्या करेंगे कि जो कंटिन्यू करने के लिए, कि जो हमने अभी तक री इशू नहीं किए उसको हम कंटिन्यू करने के लिए वो अमाउंट का हम यूज़ करेंगे। शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अकाउंट इज नॉट टू बी पेड कैन बी फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ रिसोल्यूशन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। Such a forfeited share can be reissued immediately after forfeited, that means after allotment or after first call or after final call। कि यहाँ पे जो अमाउंट फॉरफिट कब की जाती है, कि अगर कोई शेयर होल्डर ने वो अमाउंट पेमेंट नहीं किए उस टाइम पे, और ये वो किस तरह से जब्त की जाती है, कि हम स्पेशल रिसोल्यूशन या जनरल रिसोल्यूशन पास करने के बाद, और ये सारे रिसोल्यूशन पास करने के बाद इमीडिएटली, सपोज़ कि अगर फर्स्ट कॉल के बाद हमें अमाउंट नहीं मिली है, अलॉटमेंट के बाद हमें अमाउंट नहीं मिली है, तो उसके बाद इमीडिएटली हम उसकी प्रोसीजर करके वो शेयर्स को हम क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे और उसे हम री इशू कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जब भी हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए वो पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि शेयर फॉरफिचर किसे कहते हैं, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, और अगर हम उसे री इशू करते हैं तो कौन सी प्रोविजंस हमें फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में हमने देखा है। उसके ऊपर से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो होमवर्क दिखाई दे रहा है कि जो एडजस्टमेंट एंट्री शेयर फॉरफिचर की है वो, और उसको री इशू करते समय हम कौन सी एंट्रीज करते हैं वो हमें आपको आपके होम असाइनमेंट में लिखनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर फॉरफिचर के प्रैक्टिकल सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।